नमस्कार। एंजल्स की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारत की खोज और उसमें हमने पिछले वीडियो में देखा कि उत्तर भारत की नदियों की बात करी नेहरू जी ने। अब हम बात करेंगे पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों के बारे में। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, अलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा और जहां प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं। वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है। गोकी उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती है कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबंध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत हो रही थी। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। तो नेहरू जी
हमें लेकर जाते हैं विभिन्न स्मारकों और भग्नावशेषों। वे अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में जाते हैं और उन चित्रों से बड़ा प्रभावित होते हैं। नेहरू जी आगरा और दिल्ली की इमारतों का जिक्र करते हैं, उन खूबसूरत इमारतों का जिन्हें मुगलों ने बनाया। नेहरू जी अपने शहर इलाहाबाद पहुंच जाते हैं और फिर वो पहुंच जाते हैं हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में। आप जानते ही हैं कि वैसे तो हर वर्ष ही लोग जाते हैं, लेकिन हर 12 साल बाद महाकुंभ में तो बहुत बड़ी भीड़ उमड़ करके जाती है। और नेहरू जी कहते हैं कि ये परंपरा जो हजारों साल से चली आ रही है आज भी वैसी ही है, कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने इस परंपरा के बारे में चीनी यात्रियों ने जो कुछ लिखा वो भी पढ़ा, आज भी वो देख रहे हैं और पहले का वृत्तांत भी जाना, और हजारों साल से इस परंपरा में कोई बदलाव नहीं आया। दोस्तों, नेहरू जी बात कर रहे हैं उस प्राचीन काल में गुम हो गए उस मेले की। वे बड़े हैरान हैं कि वो कौन सी प्रबल आस्था है जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी यानी कि गंगा की तरफ खींचे जा रही है। नेहरू जी का कहना है कि अतीत में देखने पर साफ देखा जा सकता है, साफ एक तस्वीर उभरती है कि हमारे पूर्वज किस तरह से आबाद रहे, कैसे वो हंसते, रोते, प्यार करते और पीड़ा भोगते रहे। एक सजीव चित्र हमारे सामने बन जाता है जब हम किसी जगह जाते हैं तो वो स्थान अपने बारे में सत्य बोलने लगता है और पूरी कहानी हमें बता देता है। 2500 साल पहले का वो फासला तय करके और जब वे पहुंचते हैं बुद्ध के सारनाथ में, जहां उन्होंने अपना पहला, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो नेहरू जी को ऐसे लग रहा है जैसे उनके शब्दों की प्रतिध्वनि अब भी उनके कानों में गूंज रही है। इस तरह से वो महसूस कर रहे हैं और फिर वो महसूस करते हैं अशोक स्तंभ के अभिलेखों के माध्यम से, जिस तरह से वहाँ वृत्तांत उनके बारे में लिखा है। हालांकि अशोक भी तो एक राजा ही थे, दूसरे भी तो राजा ही थे, लेकिन स्पष्ट पता चलता है कि किस प्रकार अशोक दूसरे राजाओं से भिन्न थे, अलग थे, और ये अलगाव ही तो उनको महान बनाता है। वो फिर फतेहपुर सीकरी के बारे में सोचते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे फतेहपुर सीकरी में अकबर विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं से बैठ करके कुछ सीखने को जिज्ञासु हैं, और इस तरह से भारत के इतिहास की एक लंबी झांकी, उसके उतार चढ़ाव, उसकी विजय पराजय सब उनके सामने खुल जाती हैं। और ये जो निरंतरता है, ये जो सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता है, ये बड़ी विलक्षण नहीं है, उनको भी प्रतीत हो रही है, और इसको महसूस कीजिए तो हमको और आपको भी प्रतीत हो रही है। हम अगले वीडियो में
भारत की शक्ति और सीमा की बात करेंगे, उससे पहले इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। मेरे से जुड़ने के लिए धन्यवाद।